हेलो एवरीवन। तो हम मिलते हैं वापस से चैप्टर 2 के साथ। जिस भी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस टाइप से सीरीज़ आने वाली है और ये चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसको हमने बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। और जैसे हम नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चैप्टर 2 है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कंपनी के बेसिक फीचर्स। कंपनी के बेसिक फीचर्स कौन से हैं? सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग, सेपरेट लीगल पर्सन है एक कंपनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? कंपनी में कंटिन्यू कंपनी चलती रहेगी टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन मेंबरशिप। मेंबरशिप में चेंज आता रहे, मेंबर्स आए मेंबर्स जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? मेंबरशिप कैसे भी रहे, चेंज होती रहे, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस में क्या आता है? एक कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म्ड फॉर अ लीगल ऑब्जेक्टिव। कंपनी किस लिए फॉर्म्ड होती है? फॉर अ लीगल ऑब्जेक्टिव, एक लीगल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन रिफर्स टू द प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज इन्वॉल्विंग ऑल प्रिलिमिनरी स्टेप्स फॉर सेटिंग अप अ कंपनी। यानी कि प्रमोशन मतलब क्या हो गया? हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज, यानी कि ये स्टेज है, यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है हमारी। ठीक है, अब इससे पहले, कंपनी बनने से पहले कुछ हमारे एक्सपेंसेस रहे होंगे या हमने कुछ इन्वेस्ट करा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस इनकॉर्पोरेशन वाली डेट से पहले की, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब इस स्टेज में हमारे प्रीलिमिनरी स्टेप्स क्या क्या रहे होंगे फॉर सेटिंग अप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रमोशन इज़ अ बिजनेस प्रोसेस। प्रमोशन क्या होता है? एक बिजनेस प्रोसेस होती है, लेकिन एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ी है कंपनी की बेसिक फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लॉफुल पर्पस होता है। प्रमोशन में क्या पढ़ा हमने? ये रिफर किसको करते हैं? प्रमोशन रिफर्स टू द प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज। प्रमोशन रिफर्स टू द प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज इन्वॉल्विंग ऑल प्रिलिमिनरी स्टेप्स। जितने भी प्रिलिमिनरी स्टेप्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले, वो उसको इंक्लूड करती है फॉर सेटिंग अप अ कंपनी। प्रमोशन एक बिजनेस प्रोसेस है, नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन किस लिए ज़रूरी है? इंपॉर्टेंस क्या है? यानी कि आइडेंटिफाई करता है बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को, कौन कौन सी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ग्रैब करता है। फॉर्मिंग बिजनेस प्लान्स, यानी कि बिजनेस प्लान्स को फॉर्म करता है। अरेंज करता है कैपिटल एंड नेसेसरी रिसोर्सेज। अब हमारा बिजनेस बन रहा है तो क्या होगा? हम अरेंज करेंगे ना कैपिटल को, और नेसेसरी रिसोर्सेज क्या क्या नीडेड है ब्रिंग करेगा। ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू लीगल एग्जिस्टेंस, उस कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस में लाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन 4 हैं, 1 2 3 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले क्या? आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। फॉर्मिंग बिजनेस प्लान, फॉर्म करेगा बिजनेस प्लान्स को। अरेंजिंग कैपिटल नेसेसरी रिसोर्सेज, ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू कैपिटल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे हमें। 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट फॉर्मिंग बिजनेस प्लान, अरेंजिंग कैपिटल एंड नेसेसरी रिसोर्सेज, अरेंजिंग कैपिटल नेसेसरी रिसोर्सेज, और ब्रिंग द कंपनी इनटू लीगल एग्जिस्टेंस। बहुत सिंपल से 4 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, अब ये प्रमोटर होता कौन है, ये पढ़ेंगे हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में, कि प्रमोटर कौन होता है। एक प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, ऐसा पर्सन जो जिसका नाम कहाँ पे होगा? प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसमें उसका नाम होगा एज अ प्रमोटर। इज़ आइडेंटिफाई एज अ प्रमोटर इन द एनुअल रिटर्न, यानी कि जो कंपनी की एनुअल रिटर्न जाती है ना, उसमें भी वो आइडेंटिफाई किस नाम से करा जाएगा? प्रमोटर के नाम से। इसका हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि उसका कंट्रोल, जो अफेयर्स होते हैं ना हमारी कंपनी के, कंपनीज अफेयर्स, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसका कंट्रोल रहेगा? प्रमोटर का। और एडवाइस दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, किसको? टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच दे यूजुअली फॉलो। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होता है? फॉलो करना प्रमोटर की एडवाइस को, डायरेक्शंस को और इंस्ट्रक्शंस को। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रमोटर की डेफिनेशन किस में दे रखी है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में। प्रमोटर कौन होता है? जिसका नाम उसमें हो, प्रोस्पेक्टस में हो, आइडेंटिफाई करा गया हो एज अ प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न में, जिसका कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हो, डायरेक्टली हो या तो इनडायरेक्टली हो, और जो एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, विच दे यूजुअली फॉलो। नेक्स्ट, एक्सक्लूड। अब प्रमोटर कौन नहीं हो सकता?
ए पर्सन एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो कोई भी इंसान प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है हम उसे प्रमोटर कभी नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल लॉयर, CA, CS, कंसल्टेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल व्यू ऑन प्रमोटर। एज अ जुडिशियल व्यू प्रमोटर कौन होता है जुडिशियल व्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉ होल्ड करता है प्रमोटर्स की लायबल। किस चीज़ के लिए होते हैं प्रमोटर्स? फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट, बट डज नॉट डिफाइन देयर ड्यूटीज़ रोल्स क्लियरली। यानी कि कंपनी में अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है, कोई भी मिस स्टेटमेंट है, तो लॉ किसको पकड़ेगा जाके? सबसे पहले प्रमोटर को। लेकिन लॉ ने क्या करा? लॉ ने बताया नहीं कि उसकी डिफाइन नहीं करा ड्यूटीज़ और रोल्स क्लियरली कि प्रमोटर की ड्यूटीज़ और प्रमोटर के रोल्स क्या क्या होने वाले हैं। लेकिन अगर कोई फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट हो रहा है तो कौन लायबल हो जाएगा? प्रमोटर। नेक्स्ट क्या है? कोर्ट हैव हेल्प्ड इंटरप्रेट प्रमोटर्स फंक्शंस। लॉ ने क्या करा? कोर्ट ने कि प्रमोटर्स के फंक्शन को थोड़ा इंटरप्रेट कर दिया, विच जनरली इंक्लूड क्या करते हैं? कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंसीविंग द आइडिया ऑफ कंपनी किसके पास आता है? सबसे पहले प्रमोटर। प्रमोटर ऐसा पर्सन होता है जो आइडिया लाता है कि हमें कंपनी बनानी है। कंडक्टिंग फीजिबल स्टडीज़, यानी कि फीजिबल स्टडी करेगा, वो रिसर्च करेगा। असेंबलिंग नेसेसरी पीपल एंड रिसोर्सेज, लोगों को इकट्ठा करेगा, रिसोर्स इकट्ठे करेंगे। और ड्राफ्ट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा लाइजिंग विद अथॉरिटीज़। इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग हम किससे कर रहे हैं? ROC से, सेबी से, एक्सेट्रा, यानी कि जितनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ है कि कंपनी उनसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स किसके? प्रोमोटर्स हैव फिड्यूशियरी ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ कौन कौन सी? ड्यूटीज़ ऑफ गुड फेथ एंड फुल डिस्क्लोजर, यानी कि हम सही काम कर रहे हैं और सारा का सारा हमें डिस्क्लोजर किस में देना होता है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्या आता है? प्रमोटर्स में एंटर इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमारा जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है ना, कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है उस टाइम से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जिससे हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं या फिर जिससे भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जहाँ पर भी, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होते हैं? प्रमोटर के नाम पे होते हैं। विच रिक्वायर अडॉप्शन बाय द कंपनी। बाद में कंपनी क्या करती है? उसको अडॉप्ट कर लेती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन टू बी बाइंडिंग। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन वाले, यानी कि इनकॉर्पोरेशन हो रहा है यहाँ पे हमारी कंपनी का इस डेट में 1 अप्रैल मान लो, यहाँ पे जब इनकॉर्पोरेशन हुआ उससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बाद में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी बाइंड हो जाती है कि उसको इन कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना ही करना है। लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर में अराइज। लायबिलिटी कब अराइज होगी प्रमोटर की? फॉर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ एंड नॉन डिस्क्लोजर। अगर कंपनी ने नॉन डिस्क्लोजर दिया है किसी भी चीज़ का, मतलब डिस्क्लोजर दिया ही नहीं किसी भी चीज़ का, या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं बिजनेस के अंदर, तो कौन लायबल हो जाएगा? प्रमोटर लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या बताते हैं हमें? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़। सेक्शन 3 डील करता है विद द रजिस्टर्ड कंपनीज़, यानी कि जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, उन कंपनी से डील करता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट फॉर लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम एंड अप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हम सेक्शन 3 में क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हमें क्या बताता है कि जितने भी लॉफुल पर्पस है ना, हमारी कंपनी को अप्लाई करना होगा अपना नाम किस में? मेमोरेंडम में, जो कि हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ के टाइम पे पढ़ेंगे। बेसिकली पब्लिक कंपनी में क्या होता है? पब्लिक कंपनी में 7 या 7 से ज़्यादा लोग होने चाहिए फॉर्म करने के लिए। प्राइवेट कंपनी में फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पर्सनस। ठीक है, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वो कौन फॉर्म करेगा? फॉर्म बाय 2 और मोर पर्सनस। प्राइवेट कंपनी की बात करें फॉर्म बाय 2 और मोर पर्सनस। और OPC की बात करें, OPC भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी फॉर्म बाय ओनली 1 पर्सन। अगेन पब्लिक कंपनी 7 पर्सन, प्राइवेट कंपनी 2 पर्सन और OPC 1 पर्सन। अब इसमें एक लिमिट है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 और मैक्सिमम इन्फिनिटी। प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 मेंबर्स। और OPC का हमें पता है, इसका नाम ही है 1 पर्सन कंपनी, तो ये कैसे होगी? फॉर्म्ड बाय ओनली 1 पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम काइंड्स ऑफ कंपनीज़ में। काइंड्स ऑफ कंपनी किस टाइप से डिवाइड हो गई है? 2 टाइप में, एक अनइनकॉर्पोरेटेड और एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। हम पढ़ने वाले हैं इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वाला पोर्शन। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन।
अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है या चार्टर्ड कंपनी है। अभी हमारा फोकस रहेगा रजिस्टर्ड कंपनीज़ पे। रजिस्टर्ड कंपनीज़ में क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स में सिंपल सी बात है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या तो पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी में, गारंटी में क्या होता है, हम कैपिटल देखते हैं, या तो विदाउट कैपिटल या विद कैपिटल। विद कैपिटल में भी सेम, प्राइवेट है या पब्लिक है, या विदाउट में भी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में भी विद कैपिटल या फिर विदाउट कैपिटल। विद कैपिटल में भी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, और विदाउट कैपिटल में भी विद वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। बेसिकली हमारे जो इनकॉर्पोरेशन का काम है ना, ये चेक करना है पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे हम प्राइवेट है या पब्लिक है, कैसी है, विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल, गारंटी, अनलिमिटेड या शेयर्स, किस तरीके की कंपनी है। नेक्स्ट जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो आने वाला है हमारा 1% कंपनी। उससे पहले एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती है ना, मे बी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती हैं और लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती हैं। क्लियर। अब इस वीडियो का जो मेन फोकस है ना, वो फोकस होने वाला है 1% कंपनी पे, यानी कि OPC पे। अब ये OPC होती क्या है, कंपनी फॉर्म्ड बाय 1% विद लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि कोई भी कंपनी जो 1% जिसको बनाता है विद लिमिटेड लायबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, 1% कंपनी। ट्रीटेड एज प्राइवेट कंपनी, हम इस कंपनी को ट्रीट कैसे करते हैं, एज अ प्राइवेट कंपनी। मिनिमम मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 1 मेंबर। मिनिमम 1 डायरेक्टर रिक्वायर्ड, एक ही डायरेक्टर रिक्वायर्ड होगा हमें। सक्सेशन क्या है, रिक्वायर्स नॉमिनी टू इंश्योर कंटिन्यूटी। यानी कि हमारी कोई OPC है उसमें 1 मेंबर ही सोल मेंबर कहलाया जाता है। अगर इस मेंबर को कुछ हो गया, ये मर गया या फिर इनकैपेसिटी में आ गया, ये कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके बाद कांटेक्ट कौन करेगा, नॉमिनी उसका। इसलिए ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है कि नॉमिनी को इंश्योर करें जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी OPC की। नेक्स्ट क्या आता है, हु कैन फॉर्म OPC, कौन फॉर्म कर सकता है, ओनली ए नेचुरल पर्सन। एक नेचुरल पर्सन ही OPC को बना सकता है। और नेचुरल पर्सन कौन हो सकता है, इंडियन सिटीजन हो सकता है, या माइनर नहीं हो सकता, नॉट अ माइनर। एंड वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, या रेसिडेंट भी चलेगा और नॉन रेसिडेंट भी चलेगा OPC को फॉर्म करने के लिए। अब ये रेसिडेंट कौन होता है, रेसिडेंट होता है ए पर्सन हु हैज़ स्टेड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर स्टे करा हो फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि पिछले साल 120 डेज, एटलीस्ट 120 डेज स्टे इन इंडिया होना चाहिए, तभी वो रेसिडेंट कहलाया जाएगा। लेकिन OPC के केस में क्या है, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों ही चल सकते हैं OPC को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन OPC। अब रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं हमारे OPC पे, कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेट या फिर कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती हैं, ये होती हैं हमारी चैरिटेबल यानी कि NGOs वगैरह, ये होती हैं हमारी सेक्शन 8 कंपनीज। अब OPC ना कभी भी इनकॉर्पोरेट या फिर कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। और कैन नॉट कैरी ऑन NBFC क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। हमेशा ध्यान रखना है कि ये OPC कभी भी कैरी नहीं कर सकता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, जो क्या इंक्लूड करती हूँ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये इसके रिस्ट्रिक्शंस के 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्या आता है, इंडिकेशन ऑफ नेम एंड कंसेंट ऑफ नॉमिनी। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ नेम या फिर कंसेंट ऑफ नॉमिनी क्या दे रखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन OPC। हमेशा ध्यान रखना है MOA OPC का क्या इंडिकेट करता है, नेम ऑफ द नॉमिनी का नाम क्या होने वाला, कौन होने वाला है, यानी उसका नाम क्या होने वाला है। हमेशा नॉमिनी कौन होगा, नेचुरल पर्सन या फिर इंडियन सिटीज़न। रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, माइनर नहीं होना चाहिए। और इस नॉमिनी को खुद एक रिटन कंसेंट देनी पड़ेगी, या तो सोल मेंबर को या फिर OPC को। क्लियर, ठीक है। नॉमिनी शैल बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। नॉमिनी मेंबर कब बन सकता है कंपनी का, या तो डेथ हो जाए सोल मेंबर की, या फिर ये सोल मेंबर इनकैपेसिटी में आ जाए टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब हमारी OPC है, OPC का एक सोल मेंबर है, 1 सोल मेंबर। अब इस मेंबर को कुछ हो जाएगा तो न्यू मेंबर कौन हो जाएगा, नॉमिनी।
इस नॉमिनी को जब ये नॉमिनेट होगा तो एक रिटन कंसेंट देनी पड़ेगी। रिटन कंसेंट किसे देनी पड़ेगी? या तो ओपीसी कंपनी को या फिर सोल मेंबर को। किस में देनी होगी? INC 3 में रिटन कंसेंट जाएगी INC 3 में। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम कि मेंबर जो है वो इनकैपेसिटी में आ गया, मर गया या फिर इनकैपेसिटी में आ गया, तो कौन बन जाएगा नया मेंबर? नॉमिनी। इसका पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर परपेचुअल सक्सेशन एंड लीगल कंटिन्यूटी ऑफ OPC, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन रहेगा और कंटिन्यूटी रहेगी OPC की एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम इनकॉर्पोरेशन किसकी बात कर रहे हैं? OPC के इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। तो फॉलोइंग मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास हमें क्या क्या फाइल करना होगा? INC 32 स्पाइस के साथ। INC 32 क्या बोलता है? फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC, यानी कि हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं OPC का, जिसमें क्या इंक्लूड रहने वाला है? नॉमिनी का नाम। और नॉमिनी का नाम जो होगा वो INC 3 में हमें देना पड़ेगा कंसेंट ऑफ नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी खुद कह रहा है कि हाँ मैं इस OPC का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। अब इस नॉमिनी को किस में देनी होगी? रिटन कंसेंट INC 3 में। अभी तक हमने 2 फॉर्म पढ़े हैं। एक तो फॉर्म INC 32। INC 32 क्या बोल रहा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC इंक्लूड क्या करेगा? नॉमिनी की नेम। और INC 3 क्या बोल रहा है? रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी। क्लियर? हमने 2 फॉर्म पढ़े हैं। अभी फिर से बोलती हूँ, नॉमिनी के हमने 2 फॉर्म पढ़े हैं। एक तो 32 जिसमें नॉमिनी का नाम दिया जाएगा, और INC 3 में रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी दी जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉमिनेशन या मेंबरशिप। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होने वाले हैं नॉमिनेशन के और मेंबरशिप के? यानी कि पर्सन, एक नेचुरल पर्सन जो है वो मेंबर नहीं हो सकता मोर देन 1 OPC का। यानी कि एक टाइम पे एक ही OPC का मेंबर हो सकता है, एक ही मेंबर दूसरी OPC का मेंबर नहीं हो सकता। क्लियर? नेचुरल पर्सन कैन नॉट बी नॉमिनी इन मोर देन 1 OPC। एक OPC है, उसका नॉमिनी है मिस्टर X, ठीक है। अब कोई दूसरी भी OPC है, इसका भी नॉमिनी मिस्टर X है। गलत हो ही नहीं सकता। मिस्टर X सिर्फ एक ही कंपनी के OPC में रह सकते हैं नॉमिनी बनकर। क्लियर? मेंबर भी एक से ज़्यादा में नहीं हो सकते और नॉमिनी एक से ज़्यादा में नहीं हो सकते। टू अवॉइड मिसयूज़, किस लिए नहीं हो सकते? टू अवॉइड मिसयूज़ एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ओनरशिप, यानी कि कोई भी मिसयूज़ ना हो डॉक्यूमेंट्स का, या जितने भी डिसीजन मेकिंग होती हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी लीक ना हो, इसलिए की जाती है ये। मेंबरशिप करेक्शन टाइमलाइन। ओके, मेंबरशिप करेक्शन। इफ़ अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर OPC, अगर कोई पर्सन अनदर OPC में मेंबर बन गया ड्यू टू बीइंग अ नॉमिनी, देन क्या होगा? ही शी मस्ट कंप्लाई विद द 1 पर्सन कंडीशन विद इन 180 डेज। सिंपल सी बात है, इसे ऐसे ले लेते हैं हम। एक OPC है, इसका मेंबर है मिस्टर X और नॉमिनी है मिस्टर Y। एक दूसरी OPC है, ठीक है। अब इसमें मिस्टर Z है मेंबर और मिस्टर X है नॉमिनी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर X की डेथ हो गई। मिस्टर X की डेथ हो गई, ये मेंबर नहीं रहा। अब ये मेंबर नहीं रहा तो ये नॉमिनी क्या हो जाएगा? अपने आप ही मेंबर बन जाएगा। ये मेंबर बन गया। अब हम क्या देख रहे हैं? OPC 1, OPC 2। अब इस OPC का मेंबर कौन है? मिस्टर X। इस OPC का मेंबर कौन है? मिस्टर X। बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम क्या कहेंगे? हम इस मिस्टर X से बोलेंगे कि यू हैव टू चूज़ कि आपको किस में रहना है, OPC 1 में रहना है या OPC 2 में रहना है। अब ये कौन कैसे डिसाइड होगा? अब ये देख लेगा इसे किस में रहना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा था? ही शी मस्ट कंप्लाई विद 1 OPC, एक ही OPC में रहना है, या तो 1 में या 2 में। कंडीशंस विद इन 180 डेज, ठीक है। अब 180 डेज़ के अंदर 180 डेज़ के अंदर इसे डिसाइड करना है OPC 1 या OPC 2। ही हैव टू चूज़ वेदर ही हैज़ टू स्टे इन OPC 1 और OPC 2। क्लियर? अब आगे देखते हैं। वाओ, एग्जाम्पल अभी ऊपर दिया, यहाँ भी एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि मिस्टर X है, इज़ ए मेंबर ऑफ OPC A एंड ए नॉमिनी ऑफ OPC B।
ठीक है, मैंने 1 और 2 लिया था, यहाँ पे ए और बी दे रखा है, ओपीसी ए है, ओपीसी बी है। मिस्टर एक्स जो है वो मेंबर है इसके और नॉमिनी है इसके। इफ़ द सब्सक्राइबर ऑफ ओपीसी बी डाइज, ओपीसी बी के सब्सक्राइबर डाई हो गए, तो अब क्योंकि नॉमिनी किसका था, बी का, अब मेंबर कौन हो जाएगा ओपीसी बी का, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी बी। तो मिस्टर एक्स को नाउ चूज़ वन ओपीसी एंड एग्जिट द अदर विद इन 180 डेज। एक से एग्जिट लेना पड़ेगा और एक को चूज़ करना पड़ेगा, कितने दिनों में, विद इन 180 डेज। नेक्स्ट क्या रहता है, विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी। अब नॉमिनी खुद विड्रॉ कर रहा है अपनी कंसेंट कि मुझे नॉमिनी नहीं रहना है इस कंपनी में। तो द नॉमिनी यानी कि नेचुरल पर्सन हैज़ द राइट टू विड्रॉ देयर कंसेंट। इसके पास राइट है, ये अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, लेकिन मस्ट गिव नोटिस इन राइटिंग। किसको देना होगा मस्ट नोटिस, सोल मेंबर को या फिर ओपीसी को, कंपनी के नाम पे या मेंबर को, सोल मेंबर को उसे नोटिस देना होगा कि मैं अब नॉमिनी नहीं रहना चाहता इस कंपनी में। अपॉन रिसीविंग द नोटिस, जैसे ही नोटिस रिसीव हो जाएगा, विड्रॉल द सोल मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू। तो सोल मेंबर को जैसे ही मिल गया ना कि भाई अब ये नॉमिनी नहीं रहना चाह रहा, जैसे ही नोटिस मिला तो सोल मेंबर को एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। नया नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए नॉमिनेट अनदर पर्सन को नॉमिनेट करना होगा एज नॉमिनी विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर ऑफ रिसिप्ट ऑफ विड्रॉल। जैसे ही इस ओपीसी के नॉमिनी ने आके बोल दिया कि मुझे नहीं रहना इस नॉमिनेशन में, मतलब मैं नॉमिनी नहीं बनना चाह रहा, तो ये जो ओपीसी का सोल मेंबर है ये क्या करेगा, विद इन 15 डेज एक न्यू नॉमिनी को अपॉइंट करेगा। क्लियर। फाइल रिटन कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी अलॉन्ग विद द फॉर्म INC3 टू द कंपनी। हमने क्या पढ़ा था, INC3 में क्या होता है, रिटन कंसेंट दी जाती है नॉमिनी की कि वो खुद से नॉमिनी बनना चाहता है। तो सेम जैसे ही ये पुराना वाला नॉमिनी चला जाता है, विड्रॉ कर लेता है अपनी कंसेंट, तो सोल मेंबर क्या करता है, 15 डेज़ के अंदर दूसरा नॉमिनी लेके आता है और जो नया नॉमिनी आया होता है वो INC3 में अपनी रिटन कंसेंट फाइल करता है। एनी चेंज इन द नॉमिनी में कोई भी चेंज आ रहा है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है ना, ये एक प्रोसीजरल अपडेट है। हम अपडेट कर रहे हैं कि एक पर्सन गया और दूसरा आ गया उसकी जगह। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, इसलिए हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे एज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्या आता है, रिप्लेसिंग नॉमिनी विद अनदर वन। अब यहाँ पे नॉमिनी खुद से नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सोल मेंबर जो है वो क्या कर रहा है, वो इस नॉमिनी को हटा रहा है और एक न्यू नॉमिनी को अपॉइंट कर रहा है। तो द सोल मेंबर ऑफ एन ओपीसी में रिप्लेस, सोल मेंबर रिप्लेस कर सकता है एग्जिस्टिंग नॉमिनी को एट एनी टाइम एंड फॉर एनी रीज़न, मतलब और फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से पुराने को हटाया नए को ले आया, या तो डेथ हो जाए पुराने नॉमिनी की, या इनकैपेसिटी में आ जाए पुराना नॉमिनी की, वो कॉन्टैक्ट ना कर पाए, या कोई भी रीज़न हो सकता है उसका कि मैं पुराने वाले नॉमिनी को हटा रहा हूँ और एक नया नॉमिनी लेके आ रहा हूँ। ठीक है। कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी मस्ट बी ऑब्टेन्ड इन एडवांस, यानी कि जो नया नॉमिनी आने वाला है ना उसकी कंसेंट एडवांस में हमें ज़रूरी है, प्रायर रिटन कंसेंट होनी ही चाहिए। इंटीमेशन टू कंपनी क्या होने वाली है, मेंबर मस्ट गिव रिटन इंटीमेशन टू द कंपनी अबाउट द चेंज, यानी कि जो मेंबर होगा ना उसको एक रिटन कंसेंट इंटीमेशन देना होगा अपनी कंपनी को कि ये चेंज होने वाला है। इंटीमेशन मस्ट बी बिफोर और आफ्टर चेंजिंग द नॉमिनी, यानी कि जो हम इंटीमेशन देने वाले हैं कंपनी को, ये हम पहले भी दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं। इंटीमेशन शुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रायर इंटीमेशन, इंटीमेशन हमेशा ही प्रायर इंटीमेशन समझी जाएगी टू मेंटेन कंप्लायंस एंड क्लियरिटी, यानी कि हम पहले इंटीमेशन क्या देंगे, मतलब प्रायर क्यों बोला है यहाँ पे कि हम पहले से ही दिखा रहे हैं कि हमने पहले ही इंटीमेशन लेटर भेज दिया था कंपनी को कि हम पुराना ओल्ड नॉमिनी हटा रहे हैं और इसकी जगह एक अनदर नॉमिनी ला रहे हैं अपने बिजनेस में। चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, अगर नॉमिनी में चेंज आ रहा है तो हम ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे उसे। व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर, नॉमिनी मेंबर कब बन जाएगा, सिंपल सी बात है, जब मेंबर मर जाए या फिर इनकैपेसिटी में आ जाए कि वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो नॉमिनी मेंबर बन जाता है। व्हेन सोल मेंबर डाइज और बिकम इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, the nominee whose name was previously filed with the registrar automatically becomes the new member of the company। सिंपल सी बात है,
नॉमिनी क्या हो गया, हुज नेम, जो जिसका नाम पहले से ही रजिस्टर में दे रखा था वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, न्यू मेंबर ऑफ द कंपनी। अब जैसे ही नया मेंबर बन जाएगा यानी कि न्यू मेंबर, तो इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होने वाली हैं। तो अब ये मेंबर बन गया, अब नॉमिनी तो कोई बचा नहीं, तो इसको एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मस्ट नॉमिनेट अनदर पर्सन एज हिज नॉमिनी। कितने दिनों में, विद इन 15 days ऑफ बिकमिंग द मेंबर। ठीक है, तो हमारा पहले ऐसे नहीं है, ऐसे लेते हैं, ये हमारी ओपीसी है, इसका मेंबर है, इसका नॉमिनी है, मेंबर मर गया, नॉमिनी क्या हो गया, मेंबर बन गया। अब इसकी ड्यूटी क्या रहेगी, अब इसको अपने अंडर एक न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना है विद इन 15 days। ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू इंश्योर कंटिन्यूटी, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे और मेंबरशिप इन ओपीसी, एंड टू कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन केस ऑफ डेथ इनकैपेसिटी ऑफ द सोल मेंबर। अगर अब ये मेंबर की भी डेथ हो जाए या फिर इनकैपेसिटी में आ जाए तो अगला पर्सन हमारे पास होना चाहिए जो कि विद इन 15 days हम न्यू नॉमिनी अपॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार। नोटिस ऑफ चेंज, हम नोटिस ऑफ चेंज भेज रहे हैं कि हमारे क्या चेंज हुआ है, किसको, रजिस्ट्रार को। द कंपनी मस्ट नोटिफाई द रजिस्ट्रार इन ऑल द 3 केसेस, यानी कि इन 3 केसेस में हमें बताना ज़रूरी है रजिस्ट्रार को कि हमने चेंजेस किए हैं। पहला, विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी ने खुद से कंसेंट ले लिया कि भाई मेरे को नॉमिनी नहीं रहना, तो ये बात हमें रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी। चेंज इन नॉमिनी बाय द मेंबर, मतलब चेंज ऑफ नॉमिनी बाय द मेंबर, चेंज ऑफ नॉमिनी हो रहा है, नॉमिनी चेंज हो रहा है, किसने चेंज करा, मेंबर ने, ये भी हमें रजिस्ट्रार को बतानी होगी। या फिर नॉमिनी अब नया मेंबर बन गया है, इस वाले मेंबर की डेथ हो गई या फिर ये इनकैपेसिटी में आ गया कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये नॉमिनी मेंबर बन गया, ये बात भी हमें किसको बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को। द नोटिस मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days, ये नोटिस विद इन 30 days फाइल होना चाहिए जिससे हम रजिस्ट्रार को बता पाएँ, विद अ रिटन कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी। ये न्यू नॉमिनी वाली बात कब आई, जब हमारा पुराना नॉमिनी मेंबर बन गया, तो जब नया नॉमिनी उस टाइम पे अपॉइंट होगा तो मैं ये डिक्लेरेशन INC 4 में देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मेंबर है, मेंबर का एक नॉमिनी है, नॉमिनी फिर मेंबर बन गया, जब इसकी डेथ हो गई तो ये नॉमिनी मेंबर बन गया, अब इस मेंबर का भी एक नॉमिनी है। अब ये जो नॉमिनी है इसका डिक्लेरेशन किस में जाएगा, INC 4 में, ये दे रखा था बस। टू अपडेट द रजिस्ट्रार अबाउट द चेंजेस इन मेंबरशिप या नॉमिनी डिटेल्स, इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ये जो हम अपडेट करेंगे ना रजिस्ट्रार को कि हमने चेंज करा है मेंबरशिप में या नॉमिनी में चेंज आया है, इनकी डिटेल्स में, तो हमें इंश्योर करना है कि जितने भी कंप्लायंस थे वो पेपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, रिलैक्सेशन फॉर ओपीसी। ओपीसी के क्या क्या रिलैक्सेशंस हैं, यानी कि नो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। ओपीसी को ज़रूरी ही नहीं है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। एनुअल रिटर्न कैन बी साइंड बाय डायरेक्टर्स ओनली। एनुअल रिटर्न जो होगी वो कौन साइन करेगा, डायरेक्टर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी की, CS की हमें नीड ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करेगा, बाय 1 डायरेक्टर, और एवरेज्ड डायरेक्टर्स रिपोर्ट अलाउ की जाएगी। नो एनुअल जनरल मीटिंग अलाउ नहीं है। ऑल्सो सेक्शन 100 मतलब जनरल मीटिंग, और 111 मतलब एनुअल जनरल मीटिंग अप्लाई नहीं होती किस पर, OPC पर। और बोर्ड मीटिंग ओनली 1 मीटिंग पर हाफ ईयर। बोर्ड मीटिंग जो करी जाएगी ना वो सिर्फ एक मीटिंग करी जाएगी हाफ ईयर में, विद इन 90 days। और फाइलिंग फाइनेंशियल्स, OPC गेट 6 months फ्रॉम ईयर एंड। हमेशा याद रखने वाली बात, अगर OPC को अपनी फाइलिंग करनी है फाइनेंशियल्स की तो वो 6 months का टाइम पीरियड उसे मिलता है, और लेकिन बाकी कंपनी को कितना मिलता है, 30 days। इसी के साथ हमारा OPC वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब हम एक रिवाइज नोट ले लेते हैं कि हमने अभी तक OPC में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले समरी नोट्स जो हम देखते हैं, समरी नोट्स में क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में क्या पढ़ा था हमने, डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर पढ़ी थी। सेक्शन 3 क्या बताता था हमें, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, फिर हमने पढ़ा OPC वाला टॉपिक फुल। OPC में सबसे पहले हमने INC 32 पढ़ा था। INC 32 किस लिए यूज़ होता है, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC, जो इंक्लूड करता है नॉमिनी का नाम। INC 3 में पढ़ा था कंसेंट ऑफ नॉमिनी, रिटन में देनी होती है।
फिर हमने पढ़ा कि नेचुरल पर्सन है तो वो कैन नॉट बी अ मेंबर नॉमिनी इन मोर देन 1 ओपीसी। अगर कोई नेचुरल पर्सन है तो वो मेंबर और नॉमिनी एक साथ एक कंपनी में वो एक ओपीसी में नहीं हो सकता, मोर देन 1 ओपीसी सॉरी। इफ़ अ पर्सन बिकम मेंबर, अगर पर्सन मेंबर बन जाता है ऑफ अनदर ओपीसी ड्यू टू नॉमिनी, देन विद इन 180 डेज ही हैव टू चूज़ 1 ओपीसी। हमने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि ओपीसी हैं ओपीसी 1 और ओपीसी 2 और सेम मेंबर है, एक ही मेंबर है दोनों का, तो उसको 180 डेज़ में चूज़ करना पड़ेगा कि इसको इसमें रहना है या इसमें रहना है, एक में से एग्जिट करना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, नॉमिनी विड्रॉ कंसेंट। नॉमिनी खुद से कंसेंट विड्रॉ करता है तो विद इन 15 डेज़ नॉमिनेट करना होगा अनदर पर्सन एज नॉमिनी। यहाँ पे नॉमिनी खुद से अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है कि मुझे नॉमिनी नहीं रहना अब, तो जो सोल मेंबर होगा उसको 15 डेज़ के अंदर अंदर दूसरा नॉमिनी नॉमिनेट करना पड़ेगा। न्यू नॉमिनी की रिटन कंसेंट किस में जाएगी, INC 3 में। अगर चेंज हो रहा है नाम में नॉमिनी के, चेंज इन नेम ऑफ नॉमिनी, वो कंसिडर नहीं करी जाएगी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। व्हेन नॉमिनी बिकम द मेंबर, जब नॉमिनी मेंबर बन जाए, कब, जब सोल मेंबर मर जाए या फिर वो इनकैपेबल हो जाए एंटरिंग इनटू कॉन्टैक्ट, तब क्या होता है, तब न्यू नॉमिनी क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। तो इस नॉमिनी को एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना होता है अपने लिए, तो विद इन 15 डेज अ न्यू नॉमिनी विल बी नॉमिनेटेड। ठीक है, अब नोटिस ऑफ चेंज किसको जाएगा कि हम चेंजेस कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, चेंजेस हो रहे हैं, वो नोटिस किसको जाएगा, रजिस्ट्रार को जाएगा। और इन 3 केसेस में विद इन 30 डेज़ ये 3 केसेस का नोटिस किसको जाने वाला है, रजिस्ट्रार को। अगर विड्रॉ ऑफ कंसेंट हो रही है बाय नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी खुद से विड्रॉ कर रहा है कंसेंट को, या फिर चेंज ऑफ नॉमिनी हो रहा है बाय मेंबर, यहाँ पे क्या है, नॉमिनी खुद से हट रहा है, अपनी कंपनी छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे मेंबर हटा रहा है और चेंज कर रहा है, एक पुराने नॉमिनी की जगह नया नॉमिनी लेके आ रहा है। या फिर नॉमिनी मेंबर बन जाता है, कब, जब ये वाला मेंबर, पुराना हमारा मेंबर मर जाए या फिर इनकैपेसिटी में आ जाए। तो न्यू नॉमिनी, अब ये नॉमिनी मेंबर बन गया तो हमें न्यू नॉमिनी चाहिए, तो न्यू नॉमिनी का डिक्लेरेशन किस में जाएगा, INC 4 में। फिर ओपीसी को कुछ रिलैक्सेशंस भी मिली हैं। पहली रिलैक्सेशन क्या थी, नो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है बनानी। एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन साइन करेगा, डायरेक्टर साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी की नीड नहीं है। फिर नो एनुअल जनरल मीटिंग अलाउड, एनुअल जनरल मीटिंग अलाउ ही नहीं है, एक 1 पर्सन खुद से क्या एनुअल जनरल मीटिंग करेगा। इसीलिए सेम सेक्शन 100 में जनरल मीटिंग और सेक्शन 111 में एनुअल जनरल मीटिंग भी अप्लाई नहीं होती ओपीसी पर। नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने, बोर्ड मीटिंग्स ओनली 1 मीटिंग पर हाफ ईयर, यानी कि एक मीटिंग हाफ ईयर में होनी चाहिए विद इन 90 डेज़। और फाइलिंग फाइनेंशियल्स, यानी कि कंपनी को जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होंगे तो ओपीसी को 6 महीने मिलेंगे ईयर एंड होने से पहले कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर दें, और बाकी कंपनी को कितना टाइम मिलता है, सिर्फ 30 डेज़ का। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट, ओपीसी वाला पार्ट हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, वो होने वाला है हमारा मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, यानी कि रिडक्शन इन मिनिमम मेंबरशिप। ये हमारा आगे वाला टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब करो, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, जिससे नेक्स्ट टॉपिक की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लाइक करो वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है टॉपिक जो मैं समझा रही हूँ। मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो या सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोगों को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आ रहा है ना अगर किसी स्टूडेंट को, तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताइए, आपको रिवर्ट जल्द से जल्द मिलेगा। तो चैप्टर 2 का एक छोटा सा ओपीसी वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। थैंक यू।